इस देश के 100 करोड़ जनता 10,000 रुपए से कम की महीना कमाती है, जो 1,000 रुपया भी प्राइवेट स्कूल के फीस देने लायक नहीं बचती है। यहीं पर हमारी मांग है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए। देश के हर बच्चे को 60,000 रुपया साल का दिया जाए। 96.4% स्कूल उनकी रेंज में आ जाएंगे। ना उसको वर्दी का खर्चा पड़ेगा, ना किताब का, सब कुछ फ्री हो जाएगा। देश में जितना शिक्षा का बजट है उससे ज्यादा बड़ी मार्केट कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। उदाहरण के तौर पे हमारे देश का शिक्षा बजट लेटेस्ट करीब 52,000 करोड़ रुपए का है, जबकि वहीं पे कोचिंग की मार्केट मौजूदा टाइम में अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से करीब 58,000 करोड़ रुपए की मार्केट है, जो उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक 1,33,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगी। इस देश में जो माता पिता को आगे आके आवाज उठानी चाहिए थी, वो इस देश के स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले आज आवाज उठा रहे हैं। ये आपको इनका एहसान मानना चाहिए। स्कूल के बच्चे को जब सर्टिफिकेट मिले तो स्कूल का नाम ही नहीं होना चाहिए। ये ब्रांडिंग खत्म होनी चाहिए कि ये जीडी गोयनका का बच्चा है, ये डीबीएस का बच्चा है, ये फला कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा है, ये दून बोर्डिंग स्कूल का बच्चा है, ये आरएमसी का बच्चा है। अरे बच्चा तो बच्चा है, उसकी जो जांच होनी चाहिए उसके गुणों के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि उसके सर्टिफिकेट। जब बच्चे का यूनिफॉर्म खरीदने का टाइम आता है तो 300 का सेट 900 में और खरीदने के लिए कंपल्सन कहाँ मजबूर किया जाता है। ये कौन सा व्यापार चल रहा है शिक्षा का, ये बताइए मुझे। आप पेन की बात करते हैं। हमने स्पष्ट एक बात कही है कि सरकार में अगर आत्मिक बल है, हिम्मत है, पूरे देश की एक यूनिफॉर्म अनाउंस कर दे। बजट स्कूल जो उसको 5 किलो अनाज उस बच्चे को अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए बजट स्कूलिंग के ऊपर बैकअप नहीं होता। क्या है हैरानी की बात, देखिए जो कानून जब एक बच्चे का सर्टिफिकेट मेरे हम किसी के भी सामने जाए, राम नारायण को सरकारी उच्च विद्यालय ना, तो समझ जाता हूँ 5 किलो अनाज वाले का बच्चा। इस देश में कहते हैं कि 2 बिजनेस बहुत अच्छी चलती है, एक आपके प्राइवेट स्कूल का, एक हॉस्पिटल का। आज प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल वाले यहाँ पे खड़े होकर जो आवाज लगा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि भारत में कुछ ना कुछ नया होने वाला, जो इससे पहले नहीं हुआ है। शायद सब लोग बुरे नहीं होते, कोई एक आध से आपका पाला पड़ जाए तो परसेप्शन ये मत बना लीजिएगा कि सब उस क्षेत्र में बुरे ही लोग होते हैं। तो ये लोग भी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं और कोशिश यही है कि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और सस्ती शिक्षा मिले और क्वालिटी शिक्षा मिले। दोस्तों नमस्कार। सरकार से कोचिंग सेंटर चलाते ये जो हमारे साथ लोग खड़े हैं, ये मानना है कि सबसे ये प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। हमने अपने ऊपर अंकुश लगाना होगा निशा। और ये छोटे मोटे दिशा के नाम से आज यहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बढ़ना होगा। और इन लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरे को एक पॉइंट इस प्राइवेट स्कूल वालों का बहुत अच्छा लगा। इन लोगों का प्रोग्राम लेके आए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं। इस देश में, के माध्यम से इस देश में जितना शिक्षा का बजट है उससे ज्यादा बड़ी मार्केट कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। उदाहरण के तौर पे हमारे देश का शिक्षा बजट लेटेस्ट करीब 52,000 करोड़ रुपए का है, जबकि वहीं पे कोचिंग की मार्केट मौजूदा टाइम में अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से करीब 58,000 करोड़ रुपए की मार्केट है, जो उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक 1,33,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगी। मंच के माध्यम से अपने आप को हम सभी वहीं पे अगर हम कोचिंग सेंटर की बात करें, अलग अलग माँ बाप किस तरह से जमीन जायदाद बेच के बच्चों को कोटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं और किस तरह से बच्चे वहां सुसाइड कर रहे हैं। से विचार करना चाहिए। इस देश में 35 बच्चे, एनसीआरबी की आंकड़ा कहती है, जो जिसका लिखा गया होगा रिपोर्ट, 35 बच्चे रोज सुसाइड करते हैं। स्कूलों पर इस प्रकार के कानून ना लाओ आज जिससे हमारे ये प्राइवेट स्कूल वालों जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस देश में कहते हैं कि 2 बिजनेस बहुत अच्छी चलती है, एक आपके प्राइवेट स्कूल का, एक हॉस्पिटल का। आज प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल वाले यहाँ पे खड़े होकर जो आवाज लगा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि भारत में कुछ ना कुछ नया होने वाला, जो इससे पहले नहीं हुआ है शायद। क्योंकि स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले अगर आवाज लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा गलत है। और हाँ, इस देश में जो माता पिता को आगे आके आवाज उठानी चाहिए थी, वो इस देश के स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले आज आवाज उठा रहे हैं। ये आपको इनका एहसान मानना चाहिए। सर आप लोग एक चीज बताइए कि आखिर आप सीबीएसई की डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, वो समझ में आती है कि अलग अलग तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन जो इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन ये कोचिंग सेंटर का मामला मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आपके पास ये कोचिंग सेंटर के मामला पे क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? देखिए, जैसे आपने कहा कि इनका एक मुद्दा बहुत अच्छा है,
मैं कहता हूं हमारे हर मुद्दे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नहीं सर, मेरा मतलब था ये नहीं, मुद्दा आप आपको बहुत- देश से जोड़ता है। आप नहीं समझे मेरी बात। नहीं। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये मुद्दा आपको देश के माँ बाप से जोड़ता है। नहीं, अभी आप सारे मुद्दे सुनेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल हम, क्योंकि हम सबसे पहले राष्ट्रभक्त हैं और हमारा काम है देश के अंतिम बच्चे को, जो नीसा का एक लक्ष्य है कि अंतिम बच्चे को गुणात्मक शिक्षा का अधिकार मिले, ना कि शिक्षा का अधिकार। उसको उसकी मनपसंद की शिक्षा का अधिकार मिले, इसकी लड़ाई भी हम कर रहे हैं, जो देश को बहुत तरीके से हर अभिभावक को जोड़ रहा है। और हर बच्चे के पास मनपसंद की शिक्षा का अधिकार नहीं है। उसको, अगर उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो उसको सरकारी स्कूल की शरण लेनी पड़ती है, और जिसके पास पैसा है, जो दूसरा आपने बताया, वो कोचिंग की शरण लेता है, जिससे एक बहुत बड़ी खाई जो है बच्चों के बीच में पैदा हो रही है। गरीब का बच्चा शिक्षा लेता है सरकारी स्कूल में, अमीर का बच्चा अच्छे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा लेता है प्लस कोचिंग लेता है। तो उसमें जब वो कॉम्पिटिशन्स में जाता है तो गरीब का बच्चा तो बहुत पीछे पिछड़ चुका है, बहुत बिरले होते हैं जो निकल पाते हैं। तो उनके सारे दर्द को उठाने का काम बीड़ा जो है नीसा ने उठाया है कि कैसे सबको मनपसंद का शिक्षा का अधिकार मिले और ये जो गैप है ये भी ना रहे, और जो कुरीतियां है शिक्षा में, मैं कहता हूं कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात, आपने बहुत बढ़िया बात की, मुझे आपकी बात भी बहुत अच्छी लगी। क्या राम ने शिक्षा कहीं ली और शस्त्र कहीं सीखने गए थे? उन्हें गुरुकुल के अंदर ही वेद भी पढ़े, शिक्षा भी ली और शास्त्रों का भी और शस्त्रों का भी ज्ञान एक ही जगह पर लिया। तो ये कोचिंग तो ये हो गया कि शिक्षा आप यहाँ लें और शस्त्र जो है कोचिंग को क्रैक करने के लिए, IIT या नीट क्रैक करने के लिए शिक्षा वहाँ ले। जो एक बात बोलो सर, थोड़ा रोकूंगा आप लोग तो यहाँ आवाज लगा रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है, इस देश में जो हालात चल रहे हैं ना, आने वाले टाइम में स्कूल का भी एक ब्रांडिंग कर दिया जाएगा कि ये फलाने का स्कूल है, उसके अंदर में 50 स्कूल होंगे, जिसके अंदर में आपका भी स्कूल होगा, इनका भी स्कूल होगा। आप स्कूल चलाने लायक ही नहीं, बचने लायक छोड़ा जाएगा आपको। आप मेरी बात बहुत दूर की कह रहा हूँ। मैं इसी बात, आप कोई भी बात कहें, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं ब्रांडिंग के खिलाफ भी बहुत हूँ कि मेरा तो ये मानना है कि स्कूल के बच्चे को जब सर्टिफिकेट मिले तो स्कूल का नाम ही नहीं होना चाहिए। ये ब्रांडिंग खत्म होनी चाहिए कि ये GD गोयनका का बच्चा है, ये DBS का बच्चा है, ये फला कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा है, ये दून बोर्डिंग स्कूल का बच्चा है, ये RMC का बच्चा है। अरे बच्चा तो बच्चा है, उसकी जो जांच होनी चाहिए उसके गुणों के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि उसके सर्टिफिकेट के। बड़ा बढ़िया बात है, सुन लो दर, सुन लो मेरी भी बात एक मिनट सुनो, आपको बहुत मौका दूंगा आज बोलने का। आपने कहा ना कि GD गोयनका स्कूल, अमेठी स्कूल, DAPS का जब सर्टिफिकेट जाता ना, आज जब एक बच्चे का सर्टिफिकेट मेरे, हम जैसे किसी के भी सामने जाए, राम नारायण को सरकारी उच्च विद्यालय ना, तो समझ जाता हूँ 5 किलो अनाज वाले का बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको जब वो इंटरव्यू में जाता है, ये मेरी हमेशा बात रही है कि जब इंटरव्यू में 100 बायोडाटाज आए, उसमें से 50 सरकारी स्कूल के हैं, दूसरा है नामी ग्रामी कॉन्वेंट स्कूल का, नामी ग्रामी के 30, वो 70 को तो जो एक तरफ कर दिया जाता है और वो 30 में ही जो है इंटरव्यू की जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि ब्रांडिंग भी ये बंद होनी चाहिए शिक्षा में। और जब कोचिंग है इसको भी रेगुलेट करना चाहिए। जब शिक्षा को आप रेगुलेट कर रहे हैं और कह रहे शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है, तो क्या कोचिंग में शिक्षा नहीं दी जाती, कुछ और दिया जाता है? अगर शिक्षा व्यवसाय नहीं है तो कोचिंग में व्यवसाय कैसे हो गया? उससे आप GST कैसे ले रहे हैं? आपने सवाल खरीदा, क्या ये शिक्षा का पार्ट नहीं है? इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। बच्चे ने कॉपी खरीदी, उस पे टैक्स ले लिया। लेबोरेटरी का सामान आया, उस पे टैक्स लिया। स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट खरीदी, उस पे टैक्स ले लिया। सीमेंट स्कूल बनाने के लिए खरीदा, उस पे टैक्स ले लिया। कलर्स खरीदे बच्चे ने, उस पे टैक्स ले लिया। हर स्कूल के एजुकेशन के मटेरियल पे आपने ये टैक्स सर ये टैक्स तो लिया। हर प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे का यूनिफॉर्म खरीदने का टाइम आता है तो 300 का सेट 900 में और खरीदने के लिए कंपल्सन कहाँ मजबूर किया जाता है। ये कौन सा व्यापार चल रहा है शिक्षा का, ये बताइए मुझे। आप पेन की बात करते हैं। हमने स्पष्ट एक बात कही है कि सरकार में अगर आत्मिक बल है, हिम्मत है, पूरे देश की एक यूनिफॉर्म अनाउंस कर दे। या आर्मी की एक यूनिफॉर्म नहीं है, पुलिस की एक तरह की यूनिफॉर्म नहीं है, स्कूलों की एक तरह की यूनिफॉर्म डिक्लेयर कर दे, अपने आप ये धंधा खत्म हो जाएगा। हम तो इसकी फेवर कर ही नहीं रहे। हमारा मंच ही अलग तरीके का मंच है। एक मिनट करता है। आपने एक बहुत अच्छा, मैं किसी भी व्यापारीकरण की बात नहीं करता है, शिक्षा की बात करता है। आपने एक बहुत अच्छा एक मुद्दा और उठाया है, मैं थोड़ा उसको एलाबोरेट में समझना चाहता हूँ मेरे दर्शक भी उसको समझे। आपने स्कूल सेफ्टी की बात करी है। मैं एक पेरेंट रहा हूँ,
मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, किस तरह की सेफ्टी की बात करें, फिर मैं उस पर आता हूँ, किस तरह की सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी किस तरह की आप बात कर रहे हैं? मैं देखो सेफ्टी की जो बात कर रहा हूँ, आपने यहाँ देखा जंतर मंतर पे धरने लगे, चाहे कोई सेवक हो, प्रधान सेवक हो, चाहे कोई जितने भी आप आईएएस को कहोगे वो भी पीछे सर्विसेज सेवक लगा हुआ, ये तो सारे सेवक हो गए कि अगर इनसे कोई जुर्म हो तो पहले जांच होगी। और शिक्षक ने जुर्म भी नहीं किया, उसके स्कूल में कोई घटना हो गई, उसको तुरंत मुलजिम मान लिया गया। क्या वो क्रिमिनल है? क्या उसकी ये सोच थी कि मैं बच्चों के साथ ऐसी घटना करूं? और घटना करने वाले भी कई बार कोई भी हो सकता है, बच्चे आपस में भी लड़ सकते हैं, या कई बार कोई दोषी भी हो सकता है। बिना जांच के जो इनको दोषी मान लिया जाता है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर कोई दोषी है, अगर शिक्षक दोषी है तो वो शिक्षक का दोष सिंपल दोष नहीं, वो राष्ट्रीय चूक है। अगर शिक्षक गलती करता है तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन गलती करता है तो अगर उसने गलती नहीं की और उसके बाद भी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। आज शिक्षक डरा हुआ है। एक तरफ तो कहा जाता है शिक्षक सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है, सबसे सम्मानित व्यक्ति है। कबीर जी ने तो उनको महिमा दी कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, उनको कितनी बड़ी महिमा दी। और शिक्षक दिवस में कितनी महिमा मंडित किया जा रहा है। अभी परसों मैं वीडियो देख रहा था, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी, उनके शिक्षक जब सामने आए, उन्होंने चरण छूकर उनका जो है अभिवादन किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही शिक्षक गलती कोई करे और बिना जांच के जेल में डाल दिया जाए, ये इस देश के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है। देश गुरुओं का देश है। नहीं, यह आपने सर एक मिनट, आपने कहा कि हमने कल किसी को देखा, छोड़िए किसी को देखा, हमने वो जो उसको पाँव छूना होता है वो कैमरा लेके नहीं घूमता है, वो श्रद्धा दिल से होती है। अगर मैं अपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा रखता हूँ ना, तो जहाँ भी होंगे यहीं से उनको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मुझे कैमरा लेके घूमने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे में वो संस्कार पैदा हो कि वो जहाँ खड़ा हो, जब भी टीचर का नाम आ जाए उसका सदा से सर झुक जाए, वो ना देखे कि हमारे आगे कैमरा है कि नहीं है। के कैमरे के आगे और शिक्षक दिवस में ही सम्मानित मत करें उनके लिए। अब आप सही चीज, मैं वही बात आपको कहना चाह रहा था। मेरा कहने का तरीका अलग था कि सिर्फ ये सम्मानित कर देना और उनको कभी थोड़ी देर में ऐसे करके दिखा देना, उससे उनका सम्मान बहाल नहीं होगा। उनके लिए सुरक्षा अधिनियम जैसे आम व्यक्ति के लिए कम से कम वो सुरक्षा अधिनियम तो उनके लिए हो ना, कि बिना जांच के उनको जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो आत्मा को चोट पहुंचती है कि एक शिक्षक का कसूर क्या था। एग्जाम्पल बताइए किस तरह के क्राइम की, आप किस तरह की आप जांच की बात करें, क्राइम की बात जैसे करें? बाहर एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया जाता है। आप बताइए, एक्सीडेंट हो जाना हमारे से भी गलती हो सकती है, दूसरे से भी एक मानवीय भूल है, स्वाभाविक भूल, एक्सीडेंटली भी होता है। अगर जांच में स्कूल वाला दोषी है कि उसके ड्राइवर के कागज ठीक नहीं है, उसकी बस की फिटनेस सही नहीं है, उसके बाद जो दोषी है उसको सजा दी जाए। ये नहीं कि तुरंत पहले जनता को शांत करने के लिए आप जो है प्रिंसिपल को और मैनेजमेंट को अरेस्ट कर लेते हैं। क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? तो बिना जांच के अरेस्ट करना, ये उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना है। तो ये जो आप सम्मान का ये जो मैं कह रहा हूँ ये तरीका दिखाते हैं, हम इससे खुश नहीं है। उनके लिए सुरक्षा एक्ट बनाएं, अगर वो दोषी हो कड़ी से कड़ी सजा दे। बिना दोष के किसी भी शिक्षक को अरेस्ट करना उसका निशा पुरजोर विरोध करता है। इन्होंने कहा कि शिक्षक डरे हुए हैं। सही बात है, अगर शिक्षक डरा होगा तो बच्चा बहादुर कैसे बना पाएगा वो। खैर, निशा के थ्रू इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। इस देश के बहुत ही मैक्रे परसेंटेज है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। बड़े स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग जिस भी प्राइवेट स्कूल में, जो भी आपका स्कूल होगा, तो किस तरह से आप लोग निशा के मार्फत से, गवर्नमेंट स्कूल को ले लीजिए, वहाँ भी बच्चे कितने आपको पता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की जो पढ़ाई है, प्राइवेट स्कूल का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्या प्राइवेट स्कूल अपने आप को उस लेवल पे ला पाएगी जहाँ पे वो एक जमीनी स्पाट, मतलब जो 5 किलो अनाज पे टिके हुए बच्चे हैं उनको भी शिक्षा देने की हालत में ला पाएगी? देखिए, निशा की शुरुआत बजट प्राइवेट स्कूल से है। हम लोग भारत के 1 लाख स्कूलों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 1 लाख स्कूल निशा से जुड़े हुए हैं। निशा के हमारे अध्यक्ष कुलभूषण जी की ये मेहनत है कि अगर ऊपर नागालैंड जाए या नीचे केरला जाए या मुंबई जाए या कहीं जाए कश्मीर तक, हर जगह निशा ने बजट स्कूल, जो उसको 5 किलो अनाज वाला, उस बच्चे को अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए बजट स्कूलिंग के ऊपर बैकअप किया। होता क्या है, हैरानी की बात देखिए, जो कानून बजट स्कूल पे लागू है वही जेईई पे लागू है। 7वां पे कमीशन
जो स्कूल 500 रुपये फीस लेता है वो भी देगा और जो 30,000 रुपये महीने लेता है वो भी देगा। मैं तो हैरान होता हूँ उस नीति निर्धारक से कि 700 रुपये 500 रुपये का कलेक्शन 40 बच्चों में 20,000 होगा और 7वें पे कमीशन से एक आया की सैलरी 35,000 है। तुम कैसे कैलकुलेट करते हो? क्यों नहीं ये कैलकुलेट करते कि जो इनकम आए उसमें 60% मैं सैलरी देने को तैयार हूँ? यही निशा एडवोकेसी करता है। हमने सरकार से कहा कि आप बिल्कुल चाहते हो कि सैलरी भी एज पर 7th पे कमीशन मिले। प्राइवेट बजट स्कूल सरकार के बच्चों को ही सरकार की इनकम के लिए टैक्स जीएसटी सबके लिए तैयार कर रहे हैं, तो सरकार का योगदान ये हो कि इन बच्चों की फीस सरकारी स्कूल की एवरेज फीस पर मंथ इन प्राइवेट स्कूल को दे दी जाए और सैलरी आप 7वां क्या जो सरकार देती है वो अनुमान ले लो। क्योंकि हम 500 रुपये में अपनी ज़मीन, अपनी बिजली, अपनी बिल्डिंग में 7वां पे कमीशन और सरकारी खर्चे में मिनिमम खर्चा 5,000 रुपये पर मंथ किसी भी स्टेट का, कईयों का तो 40-40 हज़ार है। वो 5,000 रुपये मिनिमम खर्च सिर्फ रिकरिंग है, सैलरी और जो रेगुलर कॉस्ट है, ना उसमें बिल्डिंग है, ना लैंड है, ना बिजली है, ना पानी है। आप सब इतने खर्चे में 5,000 कर रहे हैं। हम सारे खर्चे में उन्होंने कहा कि हम टैक्स देते हुए हम 5,000 में हमसे 7वें पे कमीशन मांग रहे हो। निशा ने यही कहा कि क्यों नहीं, जब आप हर बच्चे को, हर माँ बाप को आप कुछ पेमेंट देने को तैयार हो, तो क्यों नहीं बच्चे के माँ बाप को 5,000 महीने दें और ये तय करें कि कौन सा स्कूल में जाऊं मैं। जब वो MP, MLA और प्रधानमंत्री तय कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, क्या वो शिक्षा के स्कूल नहीं ढूंढ सकते? तो ये निशा की ये मांग है। चलिए, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंसेस, निशा एक, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, प्रयास हर लोग करते हैं कि देश में सुधार हो, खासकर शिक्षा के मामले में। अगर देश शिक्षित होगा तभी विश्व गुरु बनेगा, यह भी आप याद रखिएगा। ये सब प्रयास में तो लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नियम कानून अलग अलग तरीके के पचड़े से फंसा के खड़ा कोशिश करके भी पड़ेगा, जो चाहते हैं कि रिजल्ट में एक्वायर करे वो नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर तो शिक्षा के उत्थान के लिए ही, शिक्षा कैसे बेहतर पहुंचे जमीनी स्तर के बच्चों के पास भी, कोशिश तो यही है निशा की, कोशिश तो यही है। तो जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज में टिकी हो। मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने प्राइवेट स्कूल का आपने का नाम सुनते ही आता है कि मुझे वहाँ पढ़ाना है, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। देश के 70% स्कूल, 4 लाख प्राइवेट स्कूल है, 11 लाख सरकारी स्कूल है, जो डाटा है। 70% स्कूल 1,000 रुपए से कम फीस वाले हैं, तो अफोर्डेबल है। लेकिन बात कहाँ है, जो मैंने कहा कि राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। टीचर्स को अच्छी सैलरी चाहिए। जो अशोक जी ने कहा कि आज सरकारी विद्यालय में एक बच्चे पे जो खर्च हो रहा है वो 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह खर्च हो रहा है। अगर 5,000 रुपये की DBT हर बच्चे को कर दी जाती है तो 96.4% प्राइवेट स्कूल उनकी जो 40,000 में से कम फीस पर जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो उनकी रेंज में आ जाएंगे। ना उसको वर्दी का खर्चा पड़ेगा, ना किताब का, सब कुछ फ्री हो जाएगा। और ये सारे कहीं से एहसान नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उल्टा 50% पैसा बचेगा जो वो सरकारी विद्यालयों पे खर्च कर रही है, वो बाकी पैसा हेल्थ पे लगा सकती है। बजट बचेगा, सिर्फ नीतियों में परिवर्तन करने की जरूरत है। फिर ना उसको कोचिंग जाना पड़ेगा, ना सुसाइड करना पड़ेगा। अगर नीतियों में परिवर्तन कर दिया जाए, एग्जाम पैटर्न ऐसा बना दिया जाए कि जो 12th का एग्जाम है उसकी वेटेज 80% होगी। जब उसकी वेटेज 80% होगी तो वो कोचिंग के लिए क्यों जाएगा 20% के लिए? 20% कोई वहीं से पेपर बना लिया जाए। तो ये शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में मूलचोर परिवर्तनों की जरूरत है, जिससे देश के सब अभिभावकों को फायदा होगा, देश के अंतिम गरीब बच्चे को फायदा होगा। इस मुहिम को लेकर निशा निकला हुआ है कि देश के एक एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दिलाकर छोड़ेगा। एक बात ऐड करूंगा, हम लोग मैकाले के नाम से बहुत छाती पीटते हैं कि मैकाले ने खराब किया। मैकाले ने दोस्तों सिस्टमेटिकल ढंग से एक सक्सेसफुल भारतीय सिस्टम को डिसिस्टमाइज किया, इतना ही किया है। अब वो मैकाले के मानस पुत्र आगे सिस्टम चला रहे हैं। कुछ ज़्यादा मैकाले ने मैथमेटिक्स नहीं बनाया, मैकाले ने साइंस भी नहीं बनाई, मैकाले ने कुछ नहीं किया। उसने ये कहा कि जो कुछ तय करेगी सरकार करेगी, खेल सरकार का, नियम सरकार के, रिजल्ट सरकार देगी, और बाकी लोग तो सिर्फ नूरा कुश्ती करते पाए जाएंगे ना। अशोक जी मैकाले ने एक बहुत अच्छा काम किया, मैंने आपसे और वो कुछ सुन के और कुछ पढ़ के महसूस किया।
उसने शिक्षा का सरकारीकरण कराया। बस यही किया उसने। और शिक्षा पहले शिक्षक के हाथ में होती थी जब हम विश्वगुरु थे, समाज के हाथ में थी, सरकार के हाथ में नहीं थी। आप ये देखिए जहां पर भी नुकसान हुआ शिक्षा का, सरकारीकरण की वजह से नुकसान हुआ। अगर मकाले का माइनस पॉइंट था तो वो सरकारीकरण करके गया, और आज सरकार इसको छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि इसमें उसको स्वाद जो है मुंह लग गया है और भ्रष्टाचार उसके मुंह लग गया है। तो मोदी जी से मेरा एक निवेदन है, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसी समय को सोचना पड़ेगा जब वो विश्व गुरु था। उस समय शिक्षा की स्थितियां क्या थी, उस समय शिक्षक का सम्मान कहां पर था, वो सम्मान शिक्षक का वापस ला दीजिए, वो शिक्षा प्रणाली वापस ला दीजिए। 2047 गया, 2037 में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। 2037 में विश्व गुरु बन जाएगा अगर शिक्षा पे काम करेंगे तो। इन्होंने एक बात, बड़ी लंबी कन्वर्सेशन करी लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि इस देश के 70% जो प्राइवेट स्कूल है वहां 1000 रुपए की फीस है। आपने कहा, मैं बोलता नहीं हूँ, लंबी कन्वर्सेशन में दिमाग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी टॉप स्कूल के इन्होंने नाम लिए या हम नाम लेते हैं, जीडी गोइंका, अमेठी हो, डीपीएस हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, फलान इंटरनेशनल, डिमकान इंटरनेशनल, कोई भी नाम ले लीजिए, लेकिन इस देश के टॉप 10%, 10% जनता वो है जो 25,000 रुपए कमाती है। 25,000 रुपए महीना अगर आप कमाते हैं तो टॉप 10% इस देश के अर्नर में आते हैं। यानी कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में वो बड़े खुशनसीब है 10% जो टॉप पे बैठे, जो 25,000 रुपए महीना कमाते हैं। लेकिन जो 25,000 रुपए महीने कमाते हैं, 2 बच्चे तो भूल जाइए, एक बच्चे भी जीडी गोइंका और डीपीएस में नहीं पढ़ा सकते अगर दिल्ली में किराए पे रह रहे हो तो। वही तो एक सर मैं उसी पे कह रहा हूँ, इस देश के 100 करोड़ जनता 10,000 रुपए से कम की महीना कमाती है, जो 1,000 रुपया भी प्राइवेट स्कूल के फीस देने लायक नहीं बचती है। यही पर हमारी मांग है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए। देश के हर बच्चे को 60,000 रुपया साल का दिया जाए। 96.4% स्कूल उनकी रेंज में आ जाएंगे, चॉइस में आ जाएंगे। जो 2-3% एलीट स्कूल है वो तो आप प्लेन में भी जाए तो बिजनेस क्लास भी है और इकोनॉमी क्लास भी है, लेकिन उसका शिक्षा का, गुणात्मक शिक्षा का सफर उसको मिल जाएगा। वो 2-4% जो एलीट हो गए उनको हम कुछ नहीं कहना चाहते। आंकड़ा है आपके पास कि अगर सरकार अगर टोटल डीबीटी ट्रांसफर करे तो कितने की फाइनेंशियल लायबिलिटी आ सकती है? कोई आंकड़ा आपके पास साल की? बिल्कुल, हमारे पास पूरी रिसर्च है। कोई आंकड़ा बताइए। नहीं, पूरा डाटा नहीं है, पर मैं एक्सपेक्टेड रफ आपको एक आइडिया बताता हूँ कि 11,000 के करीब जैसे मैंने कहा स्कूल है, और 50% से ज़्यादा बच्चे इस समय वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। पहले डाटा ये था कि 62% सरकारी में पढ़ रहे हैं। 5,000 करोड़ 50,000, अभी एग्जैक्ट कितना टीवी पे वो डाटा अगर मैं गलत कम्युनिकेट, चलिए नहीं कम्युनिकेट कर गया, लेकिन मैं एक डाटा कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। इसी देश के अंदर में कहने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा जो देश है वो किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, मध्यम वर्गीय का देश है, निम्न वर्गीय का देश है। लेकिन इसी देश को जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, उसी देश में कॉर्पोरेट्स के 14-14 लाख करोड़ माफ कर दिए जाते हैं 8-9 सालों में। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, ये मैं सारा डेटा आरटीआई का डेटा कह रहा हूं, 8 लाख करोड़ का ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, एडवांस फ्रॉड हो जाता है इस देश में। कोई खबर आती है? 20 लाख करोड़। अगर इस 20 लाख करोड़ का फ्रॉड अगर रोका जाता, मैं सिर्फ फ्रॉड की बात कर रहा हूं अभी, तो आप यकीन मानिए कि कम से कम 20 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन इसी भारत में मिल सकती है। मैं तो इसका डाटा मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मैंने आपको बताया कि 11 लाख जो है वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, और वो डाटा फेक स्टूडेंट्स मिलाकर 60% के करीब उनके पास स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, जिन पे खर्चा आ रहा है 8 से 10,000 रुपये प्रति स्टूडेंट। अगर ये डीबीटी कर दी जाती है तो कहीं से कोई एक्स्ट्रा बजट लाने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी इस समय विद्यालयों पे खर्च हो रहा है उसी से 50-60 हज़ार रुपया सब बच्चों को बट भी जाएगा और पैसा बच भी जाएगा। कहीं से और पैसे की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैंने तुरंत बता दिया। वो बात आपकी सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं कोशिश कर, मेरी तो दुआएं है कि इस चीज़ को सरकार ध्यान दे, सुने, और खासकर उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया ये बातें होंगी। और खासकर इस एक वादा करते हैं कि ये काम हम करवा के छोड़ेंगे। जब तक हमारा जीवन है हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि जल्द ही इसमें हमारी जीत होगी। चलिए, मैं एक जो मिथ है प्राइवेट स्कूल वालों के बारे में, वो शायद हमारे देश की जनता जो भी इसको देखेगी उसके दिमाग से तो निकल ही जाएगी। जो 10-20-25 लाख लोग हमें देखते हैं, कि कम से कम इतना जरूर रखिएगा कि सब लोग बुरे नहीं होते। कोई एक आध से आपका पाला पड़ जाए तो परसेप्शन ये मत बना लीजिएगा
कि सब उस क्षेत्र में बुरे ही लोग होते हैं। तो ये लोग भी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं और कोशिश यही है कि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और सस्ती शिक्षा मिले और क्वालिटी शिक्षा मिले। लेकिन उन माँ बाप से जरूर बोलूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को इतना मत दबाव डालिए कि जिससे बच्चा उस मुकाम पे पहुंच जाता है, चाहे कोटा की घटना कहे या एनसीआरबी की डेटा कहते हैं कि 35 बच्चे हर रोज आत्महत्या कर लेते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों का मनोबल हाई रखिए और उनका साथ दीजिए। नमस्कार। आप